हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर संस्थान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको अगस्त करंट अफेयर्स जो है उसका सीरीज़ एक यहाँ पर चल रही है। अगस्त करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन पिछले कई वीडियोज़ में हम लोग कर चुके हैं और यहाँ पर आज 17 अगस्त को भी जो है वो कुछ अगस्त मंथ के ही क्वेश्चंस पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं अगस्त करंट अफेयर्स की सीरीज को, जैसा कि पढ़ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। आज का पहला प्रश्न, और आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। और ये जो पीडीएफ है या पीपीटी जो है, इसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पर हमेशा की तरह अवेलेबल करा दूंगा। फिर भी कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको आप पेन और कॉपी लेकर ही बैठिएगा और उनको नोट करिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में चेन्नई और किस शहर को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से दो शहरों, एक शहर का नाम दिया हुआ चेन्नई, और किस शहर को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी का उद्घाटन किया। ऑप्शन वन जो है लिखा कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है विशाखापत्तनम, तीसरा ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर और चौथा ऑप्शन है सूरत। बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 यानी कि पोर्ट ब्लेयर और ये जो आपका चेन्नई, इनको जोड़ने वाली एक ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मोदी जी हैं, इन्होंने ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। तो आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। उत्तर 3 है पोर्ट ब्लेयर। स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर यानी कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह A&N में पड़ता है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई, तमिलनाडु और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ते हुए पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया। यह कनेक्टिविटी भारत के अन्य हिस्सों के साथ अंडमान निकोबार को तेज़ मोबाइल और लैंडलाइन दूर संचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। इस केबल के लगने के बाद यहां पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी। सबमरीन OFC केबल को लगभग 1224 करोड़ रुपए की लागत से बिछाया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर जो 1224 करोड़ आप देख रहे हैं, ये इसको यहाँ पर सबमरीन केबल को बिछाने की लागत आई हुई है, इसको यहाँ पर बिछाया गया है। ये देख रहे हैं आप, जो ये पिक्चर दिख रही है आपको फोटो, ये OFC केबल है। OFC केबल आपको ऐसी ही दिखती है। OFC केबल जो है, ये जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जिसकी जो कनेक्टिविटी होगी, इसके माध्यम से हाई स्पीड यानी नेट की क्वालिटी मिलेगी। यहाँ पर जैसे आपने देखा कि तेज़ मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। तो जो ये OFC केबल होती है, OFC केबल कुछ इसी तरीके की दिखती है और ये जो है नेट वगैरह जो होती है, ब्रॉडबैंड वगैरह जोड़ने के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक जो है इसको बिछाने के काम में लाई जाती है। आजकल इसी का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा, इसका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ था OFC केबल का, जो कहाँ से चेन्नई और चेन्नई और अंडमान निकोबार को जोड़ने का काम करेगी। यानी कि जो ये नेट सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं हैं, यहाँ से वहाँ पर पहुँचाई जाएंगी और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने किस शहर के रेलवे म्यूजियम को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल जी और प्रहलाद जोशी ने किस शहर के रेलवे म्यूजियम को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। ऑप्शन 1 है बिलासपुर, ऑप्शन 2 झांसी, ऑप्शन 3 कपूरथला, ऑप्शन 4 है हुबली। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 यानी कि हुबली। ये जो आप पिक्चर में फ़ोटो में देख रहे हैं, ये फ़ोटो में जो आप देख रहे हैं, ये हुबली का ही रेलवे म्यूज़ियम है।
ठीक है, तो हुबली का जो रेल म्यूज़ियम है, रेलवे म्यूज़ियम, उसको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने राष्ट्र के लिए समर्पित किया, यानी कि उसको खोल दिया है लोगों के लिए। स्पष्टीकरण में देखिएगा लिखा हुआ है कि पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी जो कि केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला और खान मंत्री भी हैं, उन्होंने हुबली के रेलवे म्यूजियम को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। इस आयोजन की अध्यक्षता रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगदी चन्नबसप्पा ने की। हुबली में रेलवे संग्रहालय उत्तरी कर्नाटक में अपनी तरह का पहला और मैसूर में ऐतिहासिक रेलवे संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिमी रेलवे में दूसरा है। इस लाइन का मतलब यह है कि जो ये हुबली में रेलवे संग्रहालय खोला गया है, यह उत्तरी कर्नाटक में अपनी तरह का पहला है और मैसूर में ऐतिहासिक रेल संग्रहालय पहले से मौजूद है, उसके बाद ये दूसरा है। तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे में दो रेल संग्रहालय, पहला कहाँ पर मैसूर में है और दूसरा भी कहाँ हुबली में हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ऐसे पूछते हैं कि अगस्त 2020 में कौन सा रेलवे म्यूजियम राष्ट्र के लिए खोला गया या राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया था, तो कौन सा, वो हुबली शहर का होगा। हुबली यानी कहाँ पर, कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप इस प्रश्न को भी। यह इसकी फ़ोटो है रेलवे म्यूज़ियम की और काफ़ी शानदार रेलवे म्यूज़ियम ये यहाँ पर बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम किया गया है। आप इंटरनेट पर इसकी फ़ोटोज़ वगैरह, इसके वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। हुबली रेल म्यूज़ियम के बारे में देख सकते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगले तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है अपना कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने किसकी याद में अपने नए स्टेडियम का नाम तय किया। ठीक है, तो जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन है, पीसीए जिसको बोलेंगे, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन पीसीए, इसने अपना एक कोई नया स्टेडियम जो पंजाब में बन रहा है, उस नए स्टेडियम का नाम ये किसके नाम पर रख रहा है। ऑप्शन एक है महाराजा रणजीत सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराजा खड़क सिंह, तीसरा ऑप्शन है महाराजा यादवेंद्र सिंह और चौथा ऑप्शन है महाराजा नवनिहाल सिंह। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन चारों में से किसी एक के नाम पर पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन अपने एक किसी नए स्टेडियम का नाम रख रहा है। तो उसका आंसर आपको बताना है। आंसर आप लोग अब तक सोच चुके होंगे, गेस किए होंगे। ऑप्शन इसका जो तीसरा है, ऑप्शन नंबर 3 महाराजा यादवेंद्र सिंह, यह इसका सही उत्तर है। तो आइए इसके स्पष्टीकरण पर नज़र डालते हैं। उत्तर 3 महाराजा यादवेंद्र सिंह, ये देखिएगा ऑप्शन तीसरा था ना, महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर। स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कि पंजाब क्रिकेट संघ पीसीए ने मुल्लानपुर में अपने नए स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती पटियाला राज्य के अंतिम राजा स्वर्गीय यादवेंद्र सिंह, यहाँ पर ये लाइट का हल्का कलर से लिख गया है, आप देखिएगा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया। यादवेंद्र सिंह 1934 में भारत की ओर से टेस्ट मैच खेले थे। ठीक है ना, यानी कि जो ये महाराजा यादवेंद्र सिंह है, जिनकी पिक्चर आप देख रहे हो, इन्होंने 1934 में भारत की तरफ से टेस्ट मैच खेला था। और एक दूसरी बात खास ये है कि यह पंजाब के जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं, अमरिंदर सिंह जो हैं पंजाब के सीएम, उनके पिता थे ये। ठीक है ना, अमरिंदर सिंह के पिता हैं ये, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पिता हैं। ठीक है, पीसीए अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता और सचिव पुनीत बाली के अलावा संघ के अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। ठीक है, तो समझ में आई आपको बात कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन अपने एक नए क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रख रही है, तो वो हैं महाराजा यादवेंद्र सिंह। महाराजा यादवेंद्र सिंह जो है पटियाला राज्य के, जो पूर्ववर्ती पटियाला था, पटियाला आप नहीं बोलते उसको, पूर्ववर्ती पटियाला, ठीक है, जो पहले का पटियाला था, वहाँ के ये अंतिम राजा थे यादवेंद्र सिंह। और इन्होंने भारत की तरफ से 1934 में टेस्ट मैच भी खेला। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के यह पिता हैं। इन्हीं के नाम पर पीसीए ने जो है स्टेडियम का नाम रखने का फैसला किया है। यह फैसला किसने किया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा है पीसीए अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता। ठीक है, यानी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र गुप्ता। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अभी आपसे अचानक कोई पेपर अभी अगर लगा हो तो आपसे यही पूछ देगा कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है। तो ये चीज़ लगता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से नहीं है या फिर जीके है ऐसा कुछ, लेकिन ये सारे जो करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस बहुत होती है, आप अच्छे से समझते हैं। अगर पेपर आप दे रहे हैं इस समय, साल 2-3 साल से पेपर देते आ रहे हैं लगातार,
तो उन सब में जो है करंट अफेयर्स की बहुत ही भूमिका होती है। आपका जो है पूरा जीएस का पेपर जो है वो करंट अफेयर्स ही बेस होता है, अगर आप ध्यान से उसको समझने की कोशिश करें। इसी वजह से मैं हमेशा से आपसे कहता आ रहा हूँ, जब आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते तब भी मैं आपसे बोलता था कि करंट अफेयर्स को आप बहुत ही गंभीरता से पढ़ा करें। उसके अलावा उसके बैकग्राउंड चीज़ें, जो सारी क्वेश्चन करंट के अलावा उसमें कई सारे चीज़ें जीएस की भी बनती हैं, उनको आप साथ में ही पढ़ा करें। तभी आप करंट अच्छे से तैयार कर पाएंगे और उन वो सारी चीज़ें आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम में दिखेंगी। ठीक है, तो इसी वजह से करंट अफेयर्स को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पीसीए के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता हैं और पीसीए के सचिव कौन है? पुनीत बाली हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा है जो शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करता है? लिखा हुआ है कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा है जो शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करता है? ऑप्शन 1 लिखा है बुरहत, ऑप्शन 2 जगदलपुर, ऑप्शन 3 लिखा हुआ है बृहन मुंबई, ठीक है, ऑप्शन 4 है पिंपरी। तो इन चारों में से कौन सा नगर निगम है जो वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देता है शहरी लोगों को? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 यानी कि जगदलपुर नगर निगम, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यह जो जगदलपुर नगर निगम है छत्तीसगढ़ में पड़ता है और उस जगदलपुर नगर निगम ने शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने का काम शुरू किया हुआ है। चलिएगा इसके स्पष्टीकरण पर नज़र डालते हैं। उत्तर 2 यानी कि जगदलपुर सामने आपके लिखा हुआ है और इसके बाद स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि जगदलपुर का नगर निगम जो है वो शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक आभासी मंच पर जगदलपुर के 4 लाभार्थियों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लीजिएगा ये कह क्या रहा है। पहली चीज़ तो जगदलपुर ऐसा पहला नगर निगम भारत में बन गया है जो शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करता हो। ठीक है, यह जो है शुरू किसने किया? ऐसा किसने शुरू किया है, किसकी पहल है ये? तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी ने यह पहल शुरू की है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर। जो है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, ठीक है ना, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस बोला जाता है इसको। 9 अगस्त को जो था उस दिन ये इन्होंने 4 लाभार्थियों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए। वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र जो है वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार अधिनियम के तहत अभी तक केवल जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही दिए जाते थे, लेकिन जगदलपुर जो नगर निगम की सीमा में अभी भी कुछ छोटे बड़े वन क्षेत्र आते हैं और वन अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी वन भूमि पर जो है उसके जो परंपरागत निवासी हैं, जो पात्र हैं, उनको अधिकार दिया जाए। अभी तक ये नहीं होता था, जबकि वन अधिकार अधिनियम में ऐसा प्रावधान है। तो उसी प्रावधान को लागू करते हुए जगदलपुर जो है वो देश का पहला नगर निगम बन गया है जो शहरी लोगों को भी वन भूमि पर अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ने ऐसा किया हुआ है। पिछले आप 2-3 वीडियो में देखना कि छत्तीसगढ़ से कई सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनकर आ रहे हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है ये मैंने पिछले टर्न पर भी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके। ठीक है, ये मैंने पिछले टर्न पर भी आपको बताया था। अनुसुईया उइके जो है वो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। सीएम भूपेश बघेल आपके सामने लिखा हुआ है और 1 नवंबर 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग होकर देश का 26वां राज्य बना था। ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है तो शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करता है? तो छत्तीसगढ़ का जगदलपुर नगर निगम। ठीक, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले 5वें प्रश्न पर। अच्छा प्रश्न है 5वां, देखिएगा लिखा हुआ है कि हाल ही में 6वीं किस्त के रूप में पीएम किसान के तहत किसानों को कितनी राशि हस्तांतरित की गई? आपसे पूछ रहा है। एक आपके यहाँ योजना जो है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये देखिएगा फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, अभी हाल ही में यानी कि 9 अगस्त को
9 या 10 अगस्त के बीच में जो है वो इस योजना की 6वीं किस्त जो है वो किसानों के खातों में भेजी गई है, उसको हस्तांतरित किया गया, ट्रांसफ़र की गई। तो आपसे पूछ रहा है वो 6वीं किस्त में कितने रुपए भेजे गए किसानों को, 25,000 करोड़, 21,000 करोड़ या फिर 15,000 करोड़ या फिर चौथा ऑप्शन है 17,000 करोड़। तो उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 यानी कि 17,000 करोड़ रुपए 6वीं किस्त के रूप में इस योजना के तहत किसानों को भेजे गए हैं। तो इसका स्पष्टीकरण क्या है उस पर ज़रा ध्यान देते हैं। ये देखिएगा स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि 17,000 करोड़ रुपए। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 17,000 करोड़ जो है राउंड फिगर में लिखा गया है, लेकिन जो राशि ये थी 17,100 थी, ठीक है ना। इसको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे तो 17,100 करोड़ लिख लीजिएगा, और अगर आपको 17,000 करोड़ भी ऑप्शन कहीं मिलता है तो वो भी सही है, ठीक है। आइएगा देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की 6वीं किस्त जारी की है। इस योजना ने 1 दिसंबर 2018 को लॉन्च होने के बाद से 10 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ से अधिक की राशि प्रदान की है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों का समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तालाबंदी के दौरान किसानों को सहायता देने के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए हुए हैं, ठीक है। तो इसका स्पष्टीकरण में इतना कुछ खास कोई बात नहीं लिखी, जो भी लिखी मैं आपको समझाता हूँ। यानी कह रहे हैं कि 6वीं किस्त जो है वो 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इस योजना ने 1 दिसंबर 2018 को लॉन्च होने के बाद से, ठीक है ना, यानी कि जब से योजना लॉन्च हुई है 1 दिसंबर 2018 के बाद से लगभग 10 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ से अधिक की राशि प्रदान की गई है। यानी कि जब से योजना स्टार्ट हुई है टोटल 6 किस्तें जो है वो लगभग 90,000 करोड़ से अधिक राशि दी गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस योजना के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये जो योजना आप देख रहे हो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फोटो ये सामने लगा हुआ है, ठीक है। मोदी जी हैं, तरफ किसान है, पीएम किसान योजना लिखा हुआ है। तो ये पीएम किसान योजना जो है शुरू कब हुई थी, इसकी घोषणा कब की गई थी? पीएम किसान योजना की घोषणा जो की गई थी वो फरवरी 2019 में की गई थी, ठीक है। पीएम किसान योजना की जो घोषणा है वो फरवरी 2019 में की गई थी, ठीक। और ये कहाँ से, योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुई थी। आपसे ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में आपको देखने को मिलता होगा कि इस योजना की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी। तो जो पीएम किसान योजना है उसकी शुरुआत कहाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर आपने देखा कि 1 दिसंबर 2018 को लॉन्च होने के बाद, अभी तो मैंने बताया कि फरवरी 2019 में घोषित हुई, लॉन्च दिसंबर 2018। तो ये डेट, जो बैक डेट आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि 1 दिसंबर 2018 से यह लागू की गई। अब लागू करने का मतलब ऐसा नहीं कि पीछे चले जाएंगे 1-2 महीने। लागू करने का मतलब 1 दिसंबर से ये है कि जो खाते में जो राशि भेजी जा रही है, जो आप जानते हो कि कितने रुपए, 6,000 रुपये सालाना, यानी कि सरकार यहाँ पर किसानों को दे रही है। कितना? 6,000 रुपये सालाना, 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जो है वो सरकार यहाँ पर दे रही है। 3 किस्तों में ये पैसा दिया जाएगा। तो 12 महीने में 3-3 महीने की 4 किस्त बनेंगी। तो वो जो 3 महीने काउंट होना शुरू हुए थे वो 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुए थे। 1 दिसंबर 2018 और एक पूरा दिसंबर हो गया, पूरा जनवरी हो गया, पूरा फरवरी। तो जो लास्ट किस्त है वो पहली किस्त जो फरवरी में आई थी, फिर दूसरी किस्त मार्च अप्रैल मई की हो गई, तीसरी किस्त जो है फिर वो जून जुलाई अगस्त की हो गई। तो अगस्त में आपको यानी कि ट्रांसफ़र की गई। इस तरीके से जो है यहाँ पर 6वीं किस्त जो है 2020 तक आते आते ये 6वीं किस्त यहाँ पर बनी है। तो ये यहाँ पर किसानों को ट्रांसफ़र की गई है। तो यह योजना जो है काफ़ी किसानों के लिए इस लॉकडाउन के समय में किसानों को इस योजना की वजह से काफ़ी लाभ मिला है। 2-2 हज़ार रुपये हर 3 महीने में किसानों के खाते में आ रहे हैं लगातार। इसमें कोई कोई किसी प्रकार की रोक इसमें नहीं की गई है, ठीक है। तो योजना ध्यान रखिएगा, फरवरी 2019 में ये लॉन्च की गई थी और गोरखपुर से स्टार्ट हुई थी। 1 दिसंबर 2000 से इसको यानी काउंट किया गया है। अब तक इसकी 6 किस्तें किसानों के खाते में भेजी जा चुकी हैं और लगभग 10 करोड़ किसानों को फ़ायदा दिया जा चुका है। 90,000 करोड़ से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। तो समझ गए होंगे सारी बातें। इसके साथ ही हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ है कि PS श्रीधरन पिल्लई, ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही इनका नाम है,
P.S. श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम कोरोना कविता काल, रिपब्लिक डे 2020 और थस स्पीकर द गवर्नर हाल ही में जारी किया गया था। P.S. श्रीधरन पिल्लई किस राज्य के राज्यपाल हैं? आपसे पूछ रहा है कि P.S. श्रीधरन पिल्लई जो हैं वो किस राज्य के राज्यपाल हैं, और इनके विषय में क्वेश्चन में बैकग्राउंड में क्या दिया कि इनकी द्वारा जो लिखित 3 पुस्तकें हाल ही में लॉन्च हुई थी। 3 पुस्तकें यहाँ पर दिख रही हैं आपको। पहली का नाम है कोरोना कविता काल, दूसरी का नाम है रिपब्लिक डे 2020 और तीसरी का नाम है थर्स स्पीकर द गवर्नर। ठीक है, इन 3 पुस्तकों ये 3 पुस्तकें इन्हीं के द्वारा लिखित हैं जो कि अभी जारी की गई थी हाल ही में। पूछ रहा है ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिजोरम। जानते होंगे आप सभी ये मिजोरम के राज्यपाल हैं कौन? P.S. श्रीधरन पिल्लई जी, जो सामने फोटो में व्यक्ति दिख रहे हैं यही हैं। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। लिखा हुआ है कि मिजोरम के गवर्नर P.S. श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी? कोरोना कविथकल। यहाँ पर कोरोना कविथकल या कोरोना कविता काल बात वही है, ठीक है, केवल वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको ऐसा लिखा गया कोरोना कविथकल, जबकि हिंदी में इसको बोलेंगे कोरोना कविता काल। तो कोरोना कविथकल मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा द्वारा जारी की गई। ठीक है, एक पुस्तक जो है कोरोना कविथकल उसको किसने लॉन्च किया? मिजोरम के सीएम मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने लॉन्च किया है। किस पुस्तक किसकी? तो P.S. श्रीधरन की है। ठीक है ना। लिखा है रिपब्लिक डे 2020 और थस स्पीकर द गवर्नर को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से जारी किया। तो बाकी की जो 2 पुस्तकें रिपब्लिक डे 2020 और थस स्पीकर द गवर्नर को किसने लॉन्च किया है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से जारी किया। ये किताबें उनकी हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों कम से कम 13 का हिस्सा हैं, जिसमें मार्च के बाद से अंग्रेजी और मलयालम में कविताओं का संग्रह और लॉकडाउन के दौरान शामिल हैं। ठीक है, यानी कि इनकी कम से कम 13 पुस्तकें इसी यानी लॉकडाउन के उसमें जो है दौरान इनकी लॉन्च हुई। कम से कम 13 पुस्तकें, उन्हीं 13 पुस्तकों में से ये 3 पुस्तकें हैं जिनका नाम यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये पूछ रहे थे कि ये किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो ये मिजोरम के राज्यपाल हैं। मिजोरम का सीएम जो है वो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर लिखा भी है कि कौन? मुख्यमंत्री जोरमथंगा। ठीक है, ये मिजोरम के कौन है? सीएम है। इसके अलावा अगर मिजोरम की बात की जाए, मिजोरम जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश था पहले। ठीक है, 1972 में मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बना था और फिर मिजोरम जो है वो 20 फरवरी, ठीक है ना, कब? 20 फरवरी 1987 को फिर जो है मिजोरम जो है उसको राज्य का दर्जा मिलता है। 20 फरवरी 1987 को जो है मिजोरम को राज्य का दर्जा मिल जाता है। मिजोरम की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं क्या है? आइजॉल है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल है। और मिजोरम जो है वहाँ पर सीएम जोरमथंगा जी हैं और विधानसभा जो है वो केवल यानी कि एक सदन वाला विधानमंडल है, केवल विधानसभा है। वहाँ पर 40 विधानसभा सीटें हैं मिजोरम में। और अगर लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर केवल एक सीट है। एक सीट राज्यसभा की है और एक सीट लोकसभा की है। ठीक है, खास बात यहाँ पर मिजोरम के मैं कुछ आपको नेशनल पार्क के नाम बता दूँ, क्योंकि मिजोरम पहली बार हमारे पास अभी जब से मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ बना के, उसमें पहली बार आया है। तो अभी मैं मिजोरम के नेशनल पार्क के नाम यहाँ बता दूँ आपको, फिर कभी आता है तो उसको आप ध्यान रखिएगा। मिजोरम के जो नेशनल पार्क हैं वो एक बहुत ही फेमस और सबसे बड़ा मिजोरम का नेशनल पार्क है, उसका नाम है, क्या नाम है? मिजोरम के नेशनल पार्क का जो सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ का है नाम इसका है मुरलेन नेशनल पार्क। कौन सा लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मुरलेन नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर जो नेशनल पार्क है उसका नाम है, एक और है फांगपुई नेशनल पार्क। ठीक है, फांगपुई नेशनल पार्क भी कहाँ पर? मिजोरम में ही है। तो ध्यान रखना ये 2 नेशनल पार्क हैं मिजोरम में, एक मुरलेन और एक फांगपुई। ठीक है, और इम्पोर्टेंट आपका पहले वाला था मुरलेन। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है। लिखा है कि भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तिका का शुभारंभ किसने किया? तो एक पुस्तिका यानी कि एक बुकलेट लॉन्च हुई है। उस बुकलेट का नाम क्या है? बुकलेट का नाम है कि भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं, ये बुकलेट का नाम है। इसका शुभारंभ किसने किया? इसको किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी या फिर नरेंद्र मोदी या फिर निर्मला सीतारमण जी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रकाश जावड़ेकर जी। उन्होंने ये पुस्तिका, ये बुकलेट को लॉन्च किया है।
तो आइए देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्टीकरण में कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी के सह अस्तित्व को मजबूत करने के लिए लिखा हुआ है कि सुरक्षा के बीटा संस्करण, ये जो आपने पढ़ा लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है सुरक्षा, ये एक वेब पोर्टल है, ठीक है ना। जैसे ये बुकलेट लॉन्च हुई इसी तरीके से एक पोर्टल लॉन्च किया है हाथियों के अस्तित्व को मजबूत करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, आदि चीज़ों की जानकारी देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुरक्षा, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अस्तित्व को मजबूत करने के लिए सुरक्षा के बीटा संस्करण के साथ साथ भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तिका का शुभारंभ किया, ठीक है। इस पुस्तिका का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर लिखा है, पढ़ रहे हैं, सुनिएगा कि पुस्तिका का उद्देश्य मानव हाथी के संघर्ष को कम करना और मनुष्यों और हाथियों दोनों के जीवन को नुकसान से बचाना, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो क्यों आप देखते हैं बहुत बारी ऐसा होता है, अभी जो है एक हाल ही में एक राज्य की घटना थी, वहाँ पर क्या था कि एक हथनी को जो थी उसको यानी मार दिया गया था, विस्फोटक खिलाकर उसके मुंह में रखकर उसको जो है जान से मार दिया गया था। उसके बाद एक और जगह घटना आती, वहाँ पर एक हाथी को और मारा गया। इसी तरीके से जो हाथियों का जो मानव के साथ संघर्ष है, उस संघर्ष को यानी क्या करना, कम करना और मनुष्यों को हाथियों दोनों के जीवन को नुकसान से बचाना है, ऐसा इस पुस्तिका का उद्देश्य है, ठीक है। और अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि हर साल 12 अगस्त को विश्व भर में हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा का समर्थन किया जा सके, ठीक है। तो 12 अगस्त को हर साल विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, इस बार भी मनाया गया, ठीक, क्यों? हाथियों के संरक्षण आदि के लिए। तो पुस्तिका का नाम आपको याद रखना है, भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं, ये पुस्तिका का नाम है। लॉन्च किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है, जो कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और भारत में जो है हाथियों की सुरक्षा के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में एक परियोजना शुरू की गई थी जिसका नाम था हाथी परियोजना। कब शुरू की गई थी? 1992 में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। और हाथी जो है वो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु भी है, जानते होंगे आप सभी, हाथी जो है वो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। और उसके संरक्षण के लिए हाथी परियोजना 1992 में स्टार्ट की गई थी भारत में, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप इसको लिख रहे होंगे, साथ में लिखते ज़रूर रहिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने हम 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर महिला प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, ठीक है ना। ट्रैफिक सिग्नल्स पर महिला प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? ऑप्शन है बेंगलुरु या फिर चेन्नई या फिर कोलकाता या मुंबई, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है मुंबई, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि कौन सा शहर है जो ट्रैफिक सिग्नल्स पर महिला प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर बना है? आंसर है उसका मुंबई। क्वेश्चन आप इस फोटो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिएगा, ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो एक प्रतीक जो है आइकन बना हुआ है, ये देखिए इसमें एक लड़की बनी हुई है, इधर भी देखिएगा, ठीक है, ये एक लड़की बनी हुई है। तो ऐसा किया गया, ये पहला है। अभी तक आप देखते हैं कहीं पर भी आप कानपुर जाइएगा, उन्नाव जाइएगा, किसी भी अपने शहर में जाइएगा, तो वहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स पर इस तरीके के जो प्रतीक, जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पर जो साइन बना होता है कि इधर जाइएगा, उधर जाइएगा, या नहीं कि ना सड़क कैसे पार करिएगा, जो सारे प्रतीक बने होते हैं उन सब में उन समय मेल यानी उन समय पुरुषों का प्रतीक बना होता है, ठीक है, सभी जगह आप देख रहे हैं। लेकिन मुंबई का जो मुंबई जो ट्रैफिक सिग्नल्स है, जो नगर निगम, उसने यहाँ पर जो है महिला प्रतीक रखा हुआ है। तो ये अपने आप में पहली तरह का एक काम है इसने किया हुआ है शहर मुंबई ने। इसका स्पष्टीकरण देखिएगा, लिखा है कि मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया मुंबई। मुंबई का कौन सा दादर ट्रैफिक सिग्नल, वहाँ पर दादर एक छोटा सा एरिया है मुंबई का, छोटा क्या बड़ा एरिया है, तो दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला मुंबई भारत का पहला शहर बन गया है। बृहन मुंबई नगर निगम, ठीक है ना, बृहन मुंबई जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है बीएमसी द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर विमेन प्रतीक को प्रदर्शित किया गया, जो इस पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता
और बदलाव को दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये पुरुष प्रधान समाज माना जाता है हमारे यहाँ अभी भी, ठीक है, पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। तो उस चीज़ में बदलाव लाने की दिशा में ये कदम जो है बीएमसी ने उठाया है। बीएमसी यानी यहाँ पर आप देख रहे हो पिक्चर में, फोटो में, ये है बीएमसी, बृहन मुंबई नगर पालिका, यानी कि बृहन मुंबई जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी, इसने ऐसा किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर कौन है? मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं वहाँ के कौन? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में लिखा हुआ है, किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? एक योजना चलती है, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो किसान बीमा योजना, ठीक है ना। इसमें किसानों का जो है बीमा किया जाता है बिना किसी यानी कि प्रीमियम पर, उनको कोई प्रीमियम राशि नहीं देनी होती है, और उनकी फसल का अगर किसी आपदा या जैसे कि ओलावृष्टि है, बारिश है, सूखा, इन सबसे नष्ट होती है तो उसका मुआवजा सरकार के द्वारा किसानों को दिया जाता है। तो वो प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना जो है उसकी जगह पर मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य ने शुरू की है? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 यानी कि गुजरात। ठीक है, आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रधानमंत्री किसान सहायता योजना यानी कि जो है बीमा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना या फिर सहायता योजना की जगह मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की 1800 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। केवल जो है फाइनेंस ईयर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ही राज्य के 56 लाख किसानों के लिए सूखे, अधिक वर्षा या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो इस संबंध में राज्य सरकार क्या करेगी? एक पोर्टल लॉन्च करेगी ताकि किसान ऑनलाइन आवेदन कर सके यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही राज्य के 56 लाख किसान जो है वो सूखे, अधिक वर्षा या बेमौसम बारिश के कारण फसल नुकसान का सामना कर रहे हैं, और इस संबंध में राज्य सरकार उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च करेगी जिससे वो ऑनलाइन आवेदन कर सके, कौन? किसान। और मुख्यमंत्री किसान सहायता जो किसान सहाय योजना है, यह 1800 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है, गुजरात सरकार ने शुरू किया है। फोटो में आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है गुजरात में शुरू हुई मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। अब किसानों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप, लिखा किसानों को बिना प्रीमियम भुगतान के मिलेगा फसल नुकसान का मुआवजा। इस योजना से 56 लाख किसान होंगे यानी कि लाभान्वित होंगे, लाभ मिलेगा उनको। फोटो में आप पढ़ रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि कौन सा राज्य है जिसने प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना की जगह पर मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? गुजरात। मुख्यमंत्री गुजरात में कौन है? तो विजय रूपाणी जी हैं, सामने लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। विजय रूपाणी क्या हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन हैं? तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, कौन? आचार्य देवव्रत कौन है? गुजरात के ये राज्यपाल हैं, आचार्य देवव्रत। ठीक है, गुजरात जो है आपका गुजरात की बात करें अगर, गुजरात जो है वो 1 मई 1960 को गठित हुआ था। ठीक है, जो बम्बई प्रांत से दो ये राज्य बने थे, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है ना, 1 मई 1960 को। गुजरात में कुछ नेशनल पार्क हैं एक फेमस नेशनल पार्क है, 2 फेमस नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊं। एक तो है गिरी नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा है? गिरी नेशनल पार्क। गिरी नेशनल पार्क क्यों फेमस है? कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब क्वेश्चन होता है कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय उद्यान? तो वह गिरी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर गुजरात में, ये ब्लैक बक। कौन सा? ब्लैक बक। ब्लैक बक का मतलब होता है काला हिरण। ठीक है, ब्लैक बक माने होता है काला हिरण। तो नाम से ही लिखा हुआ है कि ब्लैक बक नेशनल पार्क, तो ये काले हिरण के लिए फेमस है गुजरात में। तो आपसे पूछता है कि काले हिरणों के लिए फेमस ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। इसके अलावा एक वहाँ पर राष्ट्रीय पार्क है वंसदा। कौन सा है? वंसदा। वंसदा के अलावा एक और राष्ट्रीय पार्क है, उसका नाम है मरीन। और भी हैं कई, 4 मैंने आपको बताएं। कौन सा? गिरी नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और
चौथा कौन सा है? चौथा है आपका मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, ये यहाँ पर आपको मैंने बताया, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। और समझ गए हैं क्वेश्चन आप। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। लिखा हुआ है कि विश्व शेर दिवस 2020 कब मनाया गया, यानी पर मनाया गया, किस डेट को? वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया गया है? 9 अगस्त, 13 अगस्त, 12 अगस्त या फिर 10 अगस्त? इसका जो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन 4, यानी कि 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। देख रहे हैं यहाँ पे फोटो में विश्व शेर दिवस। ठीक है, लिखा हुआ है कि विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। महामारी के कारण इस वर्ष शेर दिवस वस्तुतः मनाया जा रहा है, यानी उस तरीके से नहीं मनाया जा रहा है। तो कोई भी चीज़ हो, कोविड-19 की वजह से सारा सब कुछ जो है सारा फीका पड़ा हुआ है। सारे आयोजन, सारे जो है उत्सव महोत्सव सब जो है एकदम फीके हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को उनके संरक्षण से संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करना। ठीक है, तो शेर दिवस क्यों मनाते हैं? उनका संरक्षण करने के लिए और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के लिए ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अपना ये जो आज का सेशन है वो 10 प्रश्न का जो सेशन था वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन जो है वो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिले। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, अगर सारी चीज़ें जो है आपको अच्छी लगती हैं तो आप एक काम ज़रूर किया करिएगा, लाइक और शेयर में कोई भी कंजूसी मत किया करें। आप लोग लाइक और शेयर में अभी भी कंजूसी करते हैं। ठीक है, तो लाइक और शेयर जोरदारी से, आराम से, जोरदारी से करते रहिए, जिससे ये चीज़ें जो हैं और हम लोग मोटिवेट होकर और अच्छे से आपके लिए सारी चीज़ें कर पाएँ। क्योंकि ये सब करना जो है थोड़ा कठिन हो जाता है, इन चीज़ों को सारा सब कुछ मैनेज करना ये आपके लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहेंगे तो मोटिवेशन जो है वो उत्साह बना रहेगा, तो चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अल्टरनेट डेज पर। जैसे हम लोग हर 2 दिन में एक वीडियो लेकर आपके सामने हम आते हैं, उसी प्रकार से अल्टरनेट डेज पर आपके लिए फिर से अवेलेबल होंगे अगली क्लास में। तो तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।